ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, कोई फील्ड नहीं है तो उनकी एनर्जी सबसे कम है, नो फील्ड। फिर क्या है, अब हमारे सेंट्रल मेटल एटम पे लिगेंड्स अटैक करने लगे, तो क्या होगा कि सेंट्रल मेटल एटम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे लिगेंड्स पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन भी क्या होगा, या तो हो सकता है सिमेट्रिकल हो कि हर इलेक्ट्रॉन पे इक्वली पड़ रहा हो, तो हमारी एनर्जी हो जाती बराबर, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर हो जाती है अगर उस पर सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा हो। और अगर हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ा एसिमेट्रिकल है, मतलब किसी साइड पे ज़्यादा हो रहा है, किसी साइड पे कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ये जो डीजेनरेट मतलब सेम ऑर्बिटल एनर्जी है, ये डिवाइड हो जाएगी, तो हम वही पढ़ेंगे कि डिवाइड होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, क्या रीज़न है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल, अगर आप बात करें ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब कि जो लिगेंड्स है वो कैसे अटैक कर रहे होंगे, क्यूब बना के देख लेते हैं, यहाँ तो मतलब क्यूब के 6 फेसेस से अटैक करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ राइट। सो फ्रॉम ऑल द 6 साइड्स दिस इज अटैकिंग। तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट देखो, अभी जो हमने डी ऑर्बिटल्स पढ़ी हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले देखो ये क्या कर रहे हैं, 6 के 6 एक्सिस से अटैक कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो क्या है ये सारी एक्सिस के अलॉन्ग अटैक कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा, जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के एक्सिस पर हैं। एक्सिस पर कौन से हैं, एक तो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है हमारा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। हमने देख लिया था ना अभी, ये दोनों, ये एक्स और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे थे, ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन्हीं में हो रहा है, इसी वजह से इनकी जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी जो थी, जो सिमेट्रिकल में होती, वो बढ़ जाती है इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, राइट। ये दो हैं तो इनको हम ईजी बोल देते हैं, राइट। फिर इसके बाद देखिए, अगर जो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्सिस के बीच में जो लाई कर रहे हैं प्लेन्स पे, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन पे अगर हम इनके कंपैरिजन में देखें तो कम रिपल्शन होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली एक्सिस पे अटैक नहीं कर रहे, वो बीच में है। जैसे ये आपकी एक्सिस है, तो अगर यहाँ पे अटैक करके आ रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, तो इस पे इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, मतलब डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी कम होगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, राइट। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो रहा है, इसलिए इनकी एनर्जी कम है। इनको हम बोल देते हैं T2G, ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल्स, राइट। इनके बीच के टोटल गैप को हम बोल देते हैं डेल्टा ओ, ओ ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, और डेल्टा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो इनकी एवरेज एनर्जी तो यही होगी, पर 2 की बढ़ गई है, 3 की कम हो गई है। तो इनको अगर आपको लिखना है, ऐसे ही देख सकते हो, ये कितना टाइम्स हो गया, ये 0.6 टाइम्स बढ़ रहा होगा और ये 0.4 टाइम्स कम हो रहा होगा, तभी इसका एवरेज सेम रहेगा, राइट। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारे लिगेंड्स आ रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम पे, वो हर एक्सिस से अटैक कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, उन पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसलिए उनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से हाई हो जाएगी। इसको एवरेज एनर्जी बोल देते हैं या फिर बेरी सेंटर, ठीक है। और बाकी जो हमारे एक्सिस के जो बीच में लाई करते हैं, वो उनकी एनर्जी रिलेटिवली कम होगी। इनको ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, तो इनकी एनर्जी कम हो गई, राइट। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि उसकी ज़्यादा क्यों होती है, क्यों कम होती है। तो हम जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देख रहे थे ना, कि उसमें तो हम बस इसी चीज़ पे थे कि उनके डीजेनरेट ऑर्बिटल से सबकी एनर्जी सेम हो जाती है व्हेन अ लिगेंड अटैक्स। बट इसमें हमने और स्टडी करी और देखा कि कुछ की एनर्जी कम रह जाती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ऑलराइट। इसमें अब हम केसेस पढ़ते हैं। इसमें फ़र्क पड़ता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड, उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। हमने पेयरिंग एनर्जी के बारे में पढ़ लिया,
तो अगर हमारी ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो क्या होगा, और अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, राइट। तो हम एक टेबल सी बना लेते हैं वही सारी डी ऑर्बिटल्स की। तो वही इसका टी वी क्रमन राइट, इनकी बना लेते हैं। तो दिस इज D1, D2, D3, D4, D5। इसमें मैं क्रोमियम को वो D4 वाली चीज़ करके नहीं लिख रही, सिंपली ऐसे ही लिख रही हूँ, D6, D7, D8। कोई भी D8, D7, D5 स्पीशीज़ लिए। इनफैक्ट अगर आपको ये नहीं भी देखनी हो, सिर्फ हमारे पास अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हमने देख लिया कि जो T2G है वो नीचे है और EG वाला ऊपर है। तो पहले हम T2G से भरेंगे। इससे पहले तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल sp3d कर देते थे, sp3d2 कर देते थे। इसमें क्या है, sp3d2 के भी पार्ट्स हो गए हैं। तो क्या है, T2G में 3 है क्योंकि ट्रिपली जनरेटेड और EG में 2 है। तो अगर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, 3 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कैसे, जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाएगा, तो T2G1 EG0, राइट। हमारी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा भी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी पेयरिंग की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 2 में। 2 में भी पहले यही भर जाएगा, EG0, T2G2 EG0। इसको हम इनफैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप ना क्लियर रहो चीज़ों पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो अभी क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन फिल किया तो वो यहाँ हो गया। दोनों में यही हो गई चीज़, भले ही वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो, ठीक है। 3 को करते हैं, 2 को कर दिया तो दूसरा यहाँ पे आ गया। 3 को करेंगे तो वही T2G3 EG0, T2G3 EG0, ठीक है। 3। अब क्या है 4 में हमारा देखना है कि हम पेयरिंग करें इसमें या फिर इसमें हम इसको ऊपर ले जाएं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें पता है कि इन दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस इज डेल्टा नॉट। तो हम वही देखेंगे, अगर हमारा डेल्टा नॉट ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ज़्यादा है वर्सेस पेयरिंग करना ईजी है, तो क्या करेगा वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, T2G4 EG0। इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो इट वुड प्रेफर कि मैं पेयरिंग कर लूँ। तो ये पेयरिंग करके T2G वाले लेवल में रह जाएगा। हम अगर बात करें इसकी कि हमें दिख रहा है कि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है बट ये वाली एनर्जी रिलेटिवली कम है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो बन जाएगा T2G3 EG1, राइट। D5 में देखें वही, यहाँ पे तो एक भर चुका है, वो देखेगा ठीक है पेयरिंग ही कर ले तो पेयरिंग एनर्जी कम है, T2G5 EG0। ऐसे D6 में भी देखेगा T2G5 T2G6 EG0। यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इससे बेटर है कि मैं ऊपर वाले में ही चला जाता हूँ, EG2। अब क्या हुआ, D5 तक तो हमारा भर गया, हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। जब हमारी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, अब देखेंगे, अब तो ऑप्शन ही क्या बचा, अब तो इसे यही भरना पड़ेगा, T2G3 क्या हुआ, ये सब भर गया। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कहीं और ऊपर लेवल पे चला जाए, तो सिंपली पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। तो क्या हो गया, T2G4 EG2। फिर इसकी बात करें, इसमें क्या है कि पेयरिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो T2G6 पूरा भर गया। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भले ही एनर्जी ज़्यादा है उसे ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो T2G6 EG1, और फिर देखेगा 7 पे 8 पे देखेगा तो T2G6 EG2। यहाँ पे देखेगा कि जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो क्या करेगा, T2G5 EG2। अब तो उसे पेयरिंग ही करनी पड़ेगी, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। ऊपर में कर सकते हैं पेयरिंग, नीचे ऑब्वियसली पहले नीचे में ही करेगा क्योंकि एनर्जी कम है। क्या हो गया, T2G5 G6 EG2।
ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने देख लिया कि कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इनफैक्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन आगे भी बना लेते हैं, D9 भी बना लेते हैं, D9 का भी सेम आएगा। पहले नीचे वाला भरेगा, नीचे वाला भर चुका है तो ऊपर वाला ही भरेगा। T2G6 EG3 और D10 का देख लेते हैं, तो वो भी T2G6 EG4 T2G6 EG4। तो हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ डिफरेंस है ना वो D4 से D7 के बीच में है, उसके अलावा दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। सिर्फ D4 और D7 में डिफरेंस आ रहा है कि वो नीचे जा रहा है या फिर पेयरिंग कर रहा है या फिर वो जाके ऊपर वाले में कलेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, मतलब जिसमें पेयरिंग एनर्जी कम हो और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो, तो इसमें ये वाले मोर स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो बस ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की हमने देख लिए कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या चीज़ हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे 2 लेवल्स में ब्रेक हो जाते हैं, नीचे ट्रिपली जनरेटेड हो जाता है, ऊपर डबली जनरेटेड मतलब EG2। और फिर हमने देख लिया कि D1 से लेकर D10 स्पीशीज तक में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। तो डिस्कस्ड अबाउट ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब हम जाते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में, राइट। टेट्राहेड्रल फील्ड, तो अगर आपको आपको याद हो कि टेट्राहेड्रल एग्जैक्टली हमें कैसे इमेजिन करना होता है, तो उसको हम कैसे करते हैं, क्यूब लिया और उसकी ऑपोजिट साइड्स, ऑल्टरनेट ऑपोजिट साइड्स पे एटम है, जिसे एक यहाँ फिर एक यहाँ और एक यहाँ। तो क्या है, टेट्राहेड्रल बनते हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्हील्स से, राइट। इसको देखोगे तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या है, हमें पता चल गया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, अगर वो टेट्राहेड्रल फील्ड में, इफ़ इट्स गोइंग थ्रू टेट्राहेड्रल फील्ड, तो उसके एटम्स कुछ ऐसे अरेंज्ड होंगे। अब क्या है, लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे, लिगेंड्स अगर टेट्राहेड्रल फील्ड में से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें अगर देखना है एनर्जी लेवल, ये हो गए हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम के D इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑब्वियसली अगर वो अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम्स एंड द लिगेंड्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज हुआ, मतलब एनर्जी, एवरेज एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया। तो दिस इज एवरेज एनर्जी लेवल या फिर बेरी सेंटर, ये हम देख ही चुके हैं पहले भी, राइट। अब हम कंपेयर करते हैं कि अब क्या ब्रेकडाउन होता है। अब देखो, हमें पता है कि हमने d ऑर्बिटल्स पढ़ ली, उसमें हमें पता है कि अगर मेटल एटम अगर लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो क्या क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। इसमें आप देखो तो कोई डायरेक्ट एक्सिस तो दिख नहीं रही, हमें डायरेक्ट एक्सिस नहीं दिख रही कि अच्छा डायरेक्टली x एक्सिस पे अप्रोच कर रहे हैं तो क्या फ़र्क होगा, डायरेक्टली y पे अप्रोच करें, z पे अप्रोच करें, ये सॉर्ट ऑफ बीच में है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले एटम पे, ये वाला जो एटम है, इस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इफ़ यू कंपेयर बिटवीन द x एक्सिस या फिर द एक्सिस जो उनके बीच में है, जैसे xy, yz और zx, तो हम देखेंगे इन कंपैरिजन जो उनके बीच वाली एक्सिस है उन पे ज़्यादा रिपल्शन है इन कंपैरिजन टू द xyz एक्सिस। तो इनफैक्ट यही चीज़ होती है टेट्राहेड्रल फील्ड में, जो आपके बीच वाली एक्सिस हो गई dxy, dyz एंड dzx, इनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है देन द एवरेज एनर्जी लेवल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एक्सिस एक्स वाई जेड, यानी 2 एक्सिस हो गई ना, dx² माइनस y² एंड dz², इनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है क्योंकि हमें एवरेज एनर्जी लेवल तो मेंटेन करना है। तो इनके बीच में यही हो गया, इसको T बोल दो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड, राइट। और क्योंकि हमें एवरेज देखना है तो यहाँ पे ये 0.4 डेल्टा T हो गया और यहाँ पे 0.6 डेल्टा T, राइट। तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। यहाँ पे ये T2G हो गया, ट्रिपली जनरेट, और ये हो गया EG, ठीक है। तो हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल फील्ड से, इफ यू कंपेयर नाउ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारा उल्टा था, नीचे T2G की एनर्जी लेवल कम थी एंड EG की ज़्यादा थी, इसमें उल्टा है, राइट। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम जैसे बात कर रहे थे
कि वी वर कंपेयरिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड की एनर्जी विथ पेयरिंग एनर्जी। तो हम कह रहे थे कि अच्छा अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो फिर वो पहले इसमें भर जाएगा आके इलेक्ट्रॉन्स, सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है इससे तो ये इसी में चले जाएंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो 1 2 3 4 इसी में चले जाएंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस केस टेट्राहेड्रल फील्ड की एनर्जी, तो हमें ऐसा देखा है कि टेट्राहेड्रल की एनर्जी इज 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड की एनर्जी, राइट। तो टेट्राहेड्रल फील्ड वाली एनर्जी इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसीलिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी इतनी कम है तो हम हमेशा टेट्राहेड्रल फील्ड की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम ही लेते हैं, राइट। तो इसमें तो कोई आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला केस ही नहीं हो, इसमें आप एज अ वीक फील्ड लिगेंड ही ट्रीट करोगे। जैसे अगर अब आपको D5 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन अ टेट्राहेड्रल फील्ड, तो आप उसे कैसे लिखोगे, Eg2 एंड T2G3। इसमें आप ये नहीं देखोगे कि अच्छा पेयरिंग एनर्जी कंपेयर करते हैं, वो है ही नहीं। इसकी हमने पहले अज्यूम कर लिया है कि हमारी टेट्राहेड्रल एनर्जी काफ़ी कम है तो हम पेयरिंग कराएंगे ही नहीं। तो इसके बारे में तो ये हो गया, ऑलराइट। तो इससे हमारा टेट्राहेड्रल फील्ड का कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ विल मूव टू स्क्वायर प्लेनर फील्ड। स्क्वायर प्लेनर फील्ड वैसे आपके एनसीईआरटी में तो डिस्कस नहीं है, बट क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कोई एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है। तो हम एक बार उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाई चांस इफ दे आस्क यू इन योर एंट्रेंसेस या कहीं भी, तो स्क्वायर प्लेनर फील्ड एनर्जी, स्क्वायर प्लेनर फील्ड, स्क्वायर प्लेनर फील्ड इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, बस ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर का और एक नीचे का, वो एटम्स मिसिंग है। तो जैसे मान लो 1 2 3 4 और एक ऊपर मांगते थे ना ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो इसके ये मिसिंग है, ठीक है। तो अब अगर हमें एनर्जीज कंपेयर करनी है, वही पहले कोई फील्ड नहीं है, मतलब कोई लिगेंड नहीं है, तो ये हो गया नो फील्ड में। फिर क्या है, कोई लिगेंड अप्रोच कर रहा है जिसकी स्क्वायर प्लेनर फील्ड है, तो एवरेज एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है कि क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। इसमें आप देखो ये क्या हो गया, एक्स और वाई एक्सिस पे, डायरेक्टली एक्स और वाई एक्सिस पे आके हमारे अप्रोच करना है। ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं 1, हाँ ये ऐसे हमारे डायरेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे एटम्स है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो क्या है, जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो रिपल्शन होगा सबसे ज़्यादा एक्स वाई एक्सिस में, इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी dx² - y², राइट। इसके बाद देखो सेकंड इफेक्ट किस पे आएगा, सेकंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किस पे होगा, एक्स वाई एक्सिस पे, जो इसके बीच वाली है dxy, तो हो जाएगा dxy। इसके बाद अगर कंपेयर करो, ऑप्शंस क्या बचते हैं, dz², dyz, dzx। अब आपको अगर dz² का याद हो तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, टॉरस, दिस लाइज इन दी एक्स वाई प्लेन। इसीलिए जो थर्ड एनर्जी लेवल हो जाएगी वो हो जाएगी dz² की। अब आप यू कैन ऑल्सो भी कंफ्यूज कि dxy और dz² के कंपैरिजन में y इज dxy मोर एंड dz² लेस। dz² में क्या है, ये चीज़ जो है ये बहुत छोटी होती है साइज में, तो इसमें वैसे इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं। तो इफ़ यू टू कंपेयर dxy, तो एग्जैक्टली बीच में ही उसके पूरे लोब्स हैं, इसलिए dxy की एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे dz² हो गया, अब हमारे कौन से बचते हैं, dyz एंड dzx, तो dyz dzx, ठीक है। तो ये इसकी सिंपली एनर्जी लेवल्स के बीच में वेरिएशन हो गया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन dx² - y² में है, उसके बाद dxy में है, उसके बाद dz² में है, एंड लास्ट वाले हमारे dyz एंड dzx है। तो नाउ वी कंपेयर्ड कि हमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या एनर्जी लेवल चेंजेस होते हैं, टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं और स्क्वायर प्लेनर में क्या होते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें यही चीज़ दी कि जो दो हमारे एनर्जी लेवल्स, हम जो एवरेज एनर्जी लेवल मान रहे थे, सेम मान रहे थे, डीजेनरेट मान रहे थे इन केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो चीज़ सेम नहीं है, वो जाके स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है बिटवीन द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल एटम।